नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा के एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल का, आपका ये 25वां लेक्चर होगा और टॉपिक का नाम है आपका भारत में स्थित कृषि से संबंधित जो आपकी संस्थाएं हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो उतने पर्याप्त नहीं थे, तो अभी और भी हैं, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान। तो चारा है, चारा हम लोग कहाँ लेने जाएंगे? झांसी में लेने जाएंगे। कहाँ पे? झांसी में हम लोग चारा लेने जाएंगे। तो चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी में। तो झांसी में हम लोग क्या लेने जाएंगे? चारा लेने जाएंगे। किसके लिए? जानवरों के लिए। आगे हम देखेंगे भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना, है ना। तो आपको याद रखना है कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। हैदराबाद किस राज्य में आता है? तेलंगाना राज्य में आता है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, ये आपका त्रिची में है। कहाँ पे है? त्रिची में है। और त्रिची आता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में। हम लोग केला खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे? तमिलनाडु में जाएंगे। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में जाएंगे, जहाँ सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। ये भी पूछा जाता है कि भारत में सर्दियों के मौसम में जो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। आगे हम देखेंगे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ये कोझिकोड केरल में है। कहाँ पे है? कोझिकोड केरल। तो मसाला से आप लोग जानते ही हैं कहाँ पे हो सकता है? केरल ही हो सकता है। आगे हम देखेंगे प्याज और लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। प्याज और लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ये आपका पुणे में है। कहाँ पे है? पुणे में। पुणे किस राज्य में आता है? महाराष्ट्र में आता है। आगे हम देखेंगे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। तो बागवानी से, बागवानी का मतलब बगीचा, और बगीचे में क्या होती हैं? औषधि होती हैं। क्या होती हैं? औषधियाँ होती हैं। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। तो औषधि और बागवानी, बागवानी और औषध ये दोनों कहाँ है आपके? लखनऊ में। इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह आपका कुट्टयम केरल में है। आगे हम देखेंगे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ पे है? मैसूर कर्नाटक में है। आगे हम देखेंगे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये आपका हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में है। और हिसार किस राज्य में आता है? ये आपका आता है हरियाणा में आता है। कहाँ पे आता है? हरियाणा में आता है। आगे हम देखेंगे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये अविका नगर राजस्थान। अविका नगर राजस्थान में क्या है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये अविका नगर राजस्थान। आगे हम देखेंगे भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, ये आपका झारखंड की राजधानी रांची में है। कहाँ की? झारखंड की राजधानी रांची में क्या है? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, ये आपका मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर ये बिहार वाला है। यूपी में क्या है आपका? मुजफ्फरनगर है। और बिहार में क्या है? मुजफ्फरपुर है। तो लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? मुजफ्फरपुर में है। और बिहार के शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। बिहार के शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में एक स्थान है दार्जिलिंग। क्या है आपका? दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में चाय की खेती होती है। तो दार्जिलिंग की चाय को सर्वप्रथम भारत में जीआई टैग दिया गया है। तो भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग किसे दिया गया है? ये दार्जिलिंग की चाय को। और जीआई टैग को कहते हैं भौगोलिक संकेतक। क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेतक। आगे हम देखेंगे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। अब केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है आपका? नागपुर में है। और नागपुर किस राज्य में आता है? महाराष्ट्र में आता है। कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में आता है। और नागपुर को ऑरेंज सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं?
नागपुर को ऑरेंज सिटी कहते हैं, जबकि जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। और कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी होना चाहिए? काली मिट्टी होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे, ये आपका अनुसंधान संस्थान हो गया है। और ये देखिए यहाँ से कुछ कुछ पेड़ है, उन पेड़ों की मदद से क्या क्या हम लोग प्राप्त करते हैं, और ये पेपर में जरूर आते हैं। आगे हम देखेंगे, अफीम है जैसे, तो अफीम जो प्राप्त किया जाता है पोस्ता के कच्चे फल से। अफीम जो एक नशीला पदार्थ होता है, इसे जो प्राप्त किया जाता है पोस्ता के कच्चे फल से, पोस्ता के कच्चे फल से। आगे हम देखेंगे, कुनैन दवा है। कुनैन दवा जो है ये सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो दवा है किससे प्राप्त किया जाता है? ये सिनकोना की छाल से। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम देखेंगे सिनकोना की छाल से है, तो इसमें थोड़ा कहानी सुन लीजिए कि ये जो दवा किस रोगियों को दी जाती है? ये दी जाती है मलेरिया के रोगियों को। किसको? मलेरिया के रोगियों को। और मलेरिया के जो रोगी होते हैं किस मच्छर के काटने से होते हैं? मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। जबकि डेंगू जो बुखार आता है वो एडेज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू बुखार एडेज इजिप्टी मच्छर के काटने से, जबकि मलेरिया वाला जो बुखार है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी जो मच्छर काटने वाले होते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि मादा मच्छर ये मनुष्यों का रक्त पीते हैं, जबकि जो नर मच्छर होते हैं वो पौधे का रस पीते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मादा मच्छर जो है ये मांसाहारी होते हैं, और जो नर मच्छर होते हैं वो प्योर शाकाहारी होते हैं। आगे हम देखेंगे निकोटिन। तो निकोटिन जो है तंबाकू की पत्तियों से क्या है? तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन पाया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटिन पाया जाता है। कॉफी के बीजों में क्या पाया जाता है? कैफीन। तो कैफीन जो है कॉफी के बीजों से प्राप्त किया जाता है। क्या? कैफीन। थीन जो है चाय की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। थीन चाय की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। आगे हम देखेंगे हींग। तो इसका नाम थोड़ा कठिन है, फेरुला एसफोक्टिडा। फेरुला एसफोक्टिडा, 2-3 बार बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। फेरुला एसफोक्टिडा ये क्या है? ये एक जड़ है, ये पौधा है, और इस पौधे की जड़ से एक तरल पदार्थ निकलता है, और उस तरल पदार्थ से क्या बनाया जाता है? ये हींग बनाया जाता है। फिर सुनिए, एक पौधा है, उस पौधे का नाम है फेरुला एसफोक्टिडा, और इस पौधे की जड़ से क्या एक तरल पदार्थ निकलता है, उस तरल पदार्थ से क्या बनाते हैं? हींग बनाते हैं। आगे हम देखेंगे रबर प्राप्त किया जाता है किससे? हिबिया पौधे से प्राप्त लेटेक्स से। हिबिया पौधे से प्राप्त लेटेक्स से रबर प्राप्त किया जाता है। कत्था जो है ये एकेसिया पौधे की लकड़ी से, एकेसिया पौधे की लकड़ी से क्या है? कत्था जो है ये प्राप्त किया जाता है। कार्क जो है ये प्राप्त किया जाता है ये ओक वृक्ष की छाल से। ओक वृक्ष की छाल से कार्क प्राप्त किया जाता है। आगे हम देखेंगे भांग के पौधे में क्या पाया जाता है? मैरिजुआना। मैरिजुआना यह प्राप्त किया जाता है भांग के पौधों में। किसमें? भांग के पौधों में। रेसरपिन जो पाया जाता है ये किसमें? राउवेल्फिया की जड़ों से। आगे हम देखेंगे दालचीनी। तो दालचीनी किससे प्राप्त करते हैं? सिनामोमम विरम वृक्ष से। सिनामोमम विरम पौधे से हम लोग क्या करते हैं? ये दालचीनी जो है प्राप्त करते हैं। जैसे जो सब्जी बनती है तो सब्जी में जो लकड़ी डालते हैं उसे क्या कहते हैं? दालचीनी कहते हैं। कई जगह बच्चे इसमें क्या है, जो खीर में क्या है, चिरौंजी डाली जाती है, उसको भी दालचीनी कह देते हैं। वो दालचीनी नहीं है, वो आपकी चिरौंजी है। जो सब्जियों में लकड़ी डाली जाती है उसे क्या कहते हैं? दालचीनी कहते हैं। आगे हम देखेंगे पपेन एंजाइम। तो पपेन एंजाइम जो है पपीता से प्राप्त किया जाता है। पपेन एंजाइम जो है ये पपीता से प्राप्त किया जाता है। अगर हम आपसे पूछें कि मसालों का राजा किससे कहते हैं, तो मसालों का राजा और मसालों की रानी। तो ये भी याद रखिएगा कि मसालों का जो राजा है उसे हम कहते हैं काली मिर्च को। तो काली मिर्च को मसालों का राजा कहते हैं।
तो काली मिर्च को क्या कहते हैं? मसालों का राजा कहते हैं। और रानी किसे कहते हैं? इलायची को। रानी किसे कहते हैं? इलायची को क्या कहते हैं? ये मसालों की रानी। तो मसालों का राजा काली मिर्च और मसालों की रानी इलायची है। एक पॉइंट और देखेंगे कि भारत में सेब का कटोरा किसे कहते हैं? भारत में सेब का कटोरा, तो आपको याद रखना है कि भारत में सेब का कटोरा, तो भारत में जो सेब का कटोरा कहते हैं ये शिमला को कहते हैं। किसे कहते हैं? शिमला को कहते हैं। और शिमला किस राज्य में आता है? ये हिमाचल प्रदेश में आता है। शिमला किस राज्य में आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं कि लौंग जो है यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो पुष्प कलिका है। क्या है आपका लौंग? लौंग को याद रखिएगा। तो लौंग जो क्या है? ये आपका है पुष्प कलिका। पुष्प कलिका। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लौंग क्या है आपका? पुष्प कलिका है। क्या है आपका? पुष्प कलिका। तो क्या है ये आपका? ये पुष्प कलिका है। लौंग क्या है? पुष्प कलिका। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। ये क्या है आपका टॉपिक? ये समाप्त होता है। तो रोजाना की तरह आज फिर क्वेश्चन 2 होंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि भारत के अंदर कृषि से संबंधित ये क्या है? प्रमुख संस्थाएं हैं। क्या है? प्रमुख संस्थाएं हैं। तो 2 आपको हम आपसे पूछेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। तो आपको ये बताना है जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कल कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कटक में है। आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? और दूसरा क्वेश्चन होगा अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? 2 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दोनों है, चावल अनुसंधान केंद्र और वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये क्या अंतरराष्ट्रीय पूछ रहे हैं, ना कि राष्ट्रीय। तो दोनों के आगे क्या है? अंतरराष्ट्रीय लगा देना है। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है और अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।